हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू हैद एकेडमी, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी की कंप्लीट सीरीज क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो आपको दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। फंडामेंटल राइट्स आर नीदर एब्सोल्यूट नॉर परमानेंट येट दे फॉर्म द कोर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। एग्जामिन द स्टेटमेंट। ओके, ये वाला सवाल है। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको ये पता है, ये जो स्टेटमेंट है, इसकी जो डेप्थ है, इसका जो एनालिसिस है, इसका जो मीनिंग है, इफ यू नो दिस यू हैव मास्टर्ड द पार्ट 3, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन किए गए हैं। इस एक स्टेटमेंट में आप उनको समा सकते हैं, आप उनको क्या कह सकते हैं, हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक चैप्टर। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि टॉपिक है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डॉक्ट्रिन्स और एनालिसिस। पार्ट 3 का कंप्लीट 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, सारे हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहला आता है द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, यानी कि आपको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वो हमने लिए है यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे बिल ऑफ राइट्स जो आया था, उससे उन्होंने ये जो फंडामेंटल राइट्स है, वो इंस्पायर होके लिए थे। तो ये जो पार्ट है ना, इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जो कि हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये सारे राइट्स जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल होने का मतलब ये है कि आप इनके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप पुलिस के पास जा सकते हैं कि भैया हमारे ये जो राइट्स है, इसकी जो है तो यहाँ पे वायलेशन हो रहा है और इसके लिए हमको जस्टिस चाहिए। तो ये होता है जस्टिसिएबल का मतलब। तो ये जो राइट्स है, ये सारे जस्टिसिएबल है और इसीलिए हम इनको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नीचे एक लास्ट वाला जो पॉइंट है कि प्रोटेक्ट्स लिबर्टीज अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव टायरनी एंड आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव लॉज, यानी कि गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, उससे आपकी लिबर्टी को ये राइट्स बचाते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट लॉज बनाती है जो कि आर्बिट्रेरी है, या जो आपके फंडामेंटल राइट्स को या आपकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, लिमिट करते हैं, उन सबसे फंडामेंटल राइट्स आपको बचाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। तो इन इन चीज़ों के लिए फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे मेजर चीज़ ये है कि ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है, जो कि अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर्ड है। ओके, यूएसएस बिल ऑफ राइट्स, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। देन जस्टिसिएबल का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि पर्सन कैन मूव कोर्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इफ वायलेटेड, यानी कि अगर आपके बिल का जो आप सॉरी बिल बोल रहा हूँ मैं, अगर आपके राइट्स का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं ये बोलकर कि भैया हमारा ये पर्टिकुलर राइट था, इसका वायलेशन हो गया है, अब हमको चाहिए जस्टिस। अब जिसने हमारा बिल, जो हमारा राइट है, उसका वायलेशन किया है, आप उसको करो पनिश और हमारा हमको राइट सिक्योर करके दो। सो ये हो गया जस्टिसिएबल। ये गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि अगर जैसे अभी हमको पता होता है कि इसके लिए जाना कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में जाना है। अगर आपके बिल की किसी ने वायलेशन किया है, आपके राइट का किसी ने वायलेशन किया है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं ये बोलकर कि भैया देखो तुमने तो गारंटी दी थी, अभी तुम्हारी गारंटी तुमको निभानी पड़ेगी, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसको प्रोटेक्ट करो। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि कुछ जो है वो स्टेट की अथॉरिटी को लिमिट करते हैं और कुछ जो है वो स्टेट को, जो कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रिविलेज देते हैं। ओके, स्टेट को प्रिविलेजेस नहीं देते, स्टेट को लिमिट करते हैं और प्रिविलेज देते हैं इंडिविजुअल को। तो जो स्टेट को लिमिट करेंगे उनको हम बोलेंगे नेगेटिव राइट्स, और जो इंडिविजुअल्स को प्रिविलेजेस देते हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव राइट्स। तो ये दो टाइप के राइट्स होते हैं। देन ये एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी कि ये स्टेट इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है, ये पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और बेसिक स्ट्रक्चर, इनके सबके मिक्सचर से डिसाइड होता है कि भाई ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड होगा, वो तय होगा। ओके, देन ये अवेलेबल टू ऑल होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि कुछ जो राइट्स है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है, जैसे राइट टू वोट, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही है।
इसके आगे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी सबको है, राइट टू इक्वालिटी सबको है, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स जो भी है इंडिया के अंदर है, इंडियन लैंड पे है, इंडियन कोर्ट में उसका ट्रायल हो रहा है, तो ये वाले राइट सबको मिल जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे राइट्स है जो इंडियंस को है, कुछ ऐसे राइट्स है जो सबके लिए है। एंड ये नॉन परमानेंट है, पार्लियामेंट कैन कर्टेन देम बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हालांकि उस पर बहुत सारी पाबंदियां है, लेकिन फिर भी हमारे पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर है। तो भैया पार्लियामेंट जो है तो उसको अमेंड कर सकती है। और यहाँ पे लिखा है, देखिए नीचे फुटनोट की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लिमिट्स पार्लियामेंट्स पावर टू रिपील दीज राइट्स, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो पार्लियामेंट की, जो ये वाला लास्ट वाला जो प्रोविजन है ना कि नॉट परमानेंट वाला, उसको वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंट्रोल करता है कि भैया तुम बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते, तुम लोगों से लोगों के राइट नहीं छीन सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। तो इतने 6 पॉइंट्स हैं कोर फीचर्स जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स के, ये आपको याद रखने की। जस्टिसिएबल है, गारंटीड बाय एससी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नॉन नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ है जो कि सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है, और ये परमानेंट नहीं है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इनको पावरफुल बनाता है, पार्लियामेंट की अमेंडमेंट की पावर को कम जरूर करता है। तो ये इनके फीचर्स हैं। देन आता है हमारा क्वेश्चन, जो कि हम समझ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो चलिए देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्टेट, ओके, आर्टिकल 12 में जिसकी बात की गई है, एंड एनालिसिस हाउ आर्टिकल 13 स्ट्रेंथन्स फंडामेंटल राइट थ्रू जुडिशियल रिव्यू एंड रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन देना है। और आर्टिकल 13 यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू वाली जो बात है, जुडिशियल रिव्यू वाला जो आर्टिकल है वो किस तरह से फंडामेंटल राइट्स को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है, ये सारी चीज़ें और उसके डॉक्ट्रिन से रिलेटेड चीज़ें एग्जामिन करने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब क्या? तो देखो, टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी स्टेट इज डिफाइंड इन वाइडर सेंस टू इंक्लूड एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड फॉर, यानी कि स्टेट को एक वाइडर एरिया की तरह डिफाइन किया गया है, ताकि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सके तो आपको पता हो कि आपको किसके अगेंस्ट में लड़ना है, ओके। तो सबसे पहले स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, भारत की सरकार, जो कि पूरे देश पे जिनका कंट्रोल है, पूरे देश के लिए जो कानून बनाते हैं। तो उनकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, यानी कि जो मिनिस्ट्रीज है, जो मंत्रिमंडल है वो भी, और जो पार्लियामेंट है जो कोई कानून बना रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ही कंसिडर होंगे, ओके। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, टोटली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कंप्लीट बॉडी है, ये सारी यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर होगी, और ये भी एज अ स्टेट कंसिडर होगी। देन स्टेट गवर्नमेंट भी एज अ स्टेट ही कंसिडर होंगी, जैसे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, जैसे पंजाब की गवर्नमेंट, जैसे तमिलनाडु की गवर्नमेंट, या किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट, उनकी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनकी भी लेजिस्लेटिव बॉडी, और जो उनकी वहाँ की गवर्नमेंट है, जैसे जिसमें गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और कंप्लीट जैसे देश की पार्लियामेंट होती है, वैसे हर एक स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो वो मिला के बन जाएंगी वहाँ उस स्टेट की गवर्नमेंट। तो इनको भी हम स्टेट बोलेंगे। देन लोकल अथॉरिटीज, म्यूनसिपालिटी हो, चाहे पंचायत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो, चाहे एम्पावरमेंट कमिटीज हो, या जो भी हो, वो सब क्या होगी, वो लोकल अथॉरिटीज भी एज अ स्टेट ही कंसिडर होंगी। तो इनमें से कोई भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो आप कोर्ट में इनके अगेंस्ट जा सकते हैं। और अदर कुछ अथॉरिटीज है जो कि डायरेक्टली स्टेट नहीं है, लेकिन इनको हम स्टेट ही कंसिडर कर सकते हैं। सो स्टैच्यूरी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडीज लाइक एलआईसी, ओएनजीसी, सेल और एजेंसीज एक्टिंग फॉर द स्टेट, यानी कि स्टेट ने अगर कोई ऐसी नई एजेंसी बनाई जिसको स्टेट फंड कर रहा है, जिसको स्टेट पावर दे रहा है, जिसको स्टेट मैन पावर दे रहा है, जिसको स्टेट अथॉरिटी दे रहा है, तो वो सारी एजेंसीज भी स्टेट ही कंसिडर होंगी। तो ये इतना वाइडर जो डेफिनेशन रखा गया है स्टेट का, इसीलिए रखा गया है कि आपको आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो तो आप इजीली कोर्ट में जा सके और बता सके कि भैया ये देखो ये है स्टेट, और इन्होंने हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन किया है। अब कोर्ट भैया आप दो हमको जस्टिस। तो ये चीज है आर्टिकल 12 के अंदर। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात है, देखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब सिंपल उसकी डेफिनेशन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के किसी भी बनाए गए कानून को वॉइड कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है। यानी कि अगर पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कोई भी कानून बना सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। अब अगर पार्लियामेंट अपने इस पावर का
जो है तो गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दे और जो सिटीज़न्स है उनके राइट्स को वायलेट करना शुरू कर दे या फिर सोसाइटी के एक किसी पार्ट को, एक किसी हिस्से को टारगेट करके उनके अगेंस्ट में लॉज़ बनाए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक बातें हैं जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है, उन पिलर्स को अगर पार्लियामेंट टच करती है, उनको नुकसान करती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा और उन लॉज़ को हमारा सुप्रीम कोर्ट कैंसल या वॉइड बोल के यहाँ पे उनको हटा सकता है, उनको कैंसल कर सकता है। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू समझ गया कि पार्लियामेंट एक कानून बनाता है और अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को कैंसिल कर देता है। ओके, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। तो फंडामेंटल राइट्स इससे ऑफ कोर्स स्ट्रेंथन होते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स केशवानंद भारती केस में ये बोला गया था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, उसको पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को बेसिक स्ट्रक्चर होने की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाते हैं, काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए एम्पावर्ड है। अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके भी उनको कर्टेन नहीं कर सकता है, उनको आपसे छीन नहीं सकता है केशवानंद भारती केस के डिसीजन की वजह से, क्योंकि उसको अब बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है। ओके, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है और हाई कोर्ट को पावर मिलती है आर्टिकल 226 यानी कि 226। तो ये जो दो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये पावर देते हैं कि वो ऐसे बनाए गए लॉज को कैंसल करे, वॉइड करे और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी रक्षा करे। तो देखो, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की, आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल पावर दी गई है कि बाबा ये जो स्टेट हमने आर्टिकल 12 में बताया है इनमें से अगर किसी ने भी फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को दिए गए हैं उन पे उनका वायलेशन किया तो आप इंटरफेयर करो और उस जो लॉ है चाहे चाहे जो भी है वो उसको कैंसिल करे और लोगों की प्रोटेक्शन करे। सिंपल सी बात है। ओके, एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर वेस्टेड है, केशवानंद भारती केस का यहाँ पे एक रेफरेंस भी मिल गया है। तो ये दोनों आर्टिकल आई होप कि हम समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ, जो कि है देखो देखो जो हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ कैंसल कर सकता है, लेकिन उसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेरेबिलिटी भी है कि मान लीजिए कोई ऐसा लॉ है जो कि आधा अच्छा है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो वो जो पार्ट है जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा और सिर्फ उतना ही पार्ट डिलीट होगा या सुप्रीम कोर्ट उतना ही पार्ट हटा देगा जो कि लोगों के पावर्स को कम कर रहा है, जिससे कि लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। ओके, सिंपल है सेवरेबिलिटी की। इफ द वैलिड एंड इनवैलिड पार्ट्स ऑफ द स्टेचर आर सेपरेबल ओनली द इनवैलिड पार्ट्स इज डिक्लेयर void प्रिजर्विंग द रिमेनिंग ऑफ द एक्ट, यानी कि अगर दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं कि एक वैलिड पार्ट है एक इनवैलिड पार्ट है और इसको क्लियरली ये समझ में आ रहा है क्योंकि ये एक अलग पार्ट है ये एक अलग पार्ट है, तो जो इनवैलिड पार्ट है या जो लोगों के राइट छीन रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे और जो अच्छा वाला पार्ट है वो रहेगा। ये सेपरेट करने वाली बात है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई कानून था और अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कुछ नया फंडामेंटल राइट्स ऐड हो गया है, तो वो जो नया फंडामेंटल राइट्स बना है उसको वो जो पहला वाला एक्ट था उससे कुछ प्रॉब्लम है, उससे उस वाले फंडामेंटल राइट्स जो है तो लोगों के वायलेट होते हैं, तो वो जो पहला वाला एक्ट है वो साइलेंट हो जाएगा, वो इक्लिप्स हो जाएगा, वो उस राइट के पीछे चला जाएगा, वहाँ पे छुप जाएगा, वो कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करेगा। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स की भाई तुम शांत रहो, तुम चले जाओ एक कोने में, अभी तुम बीच बीच में अपनी नाक मत डालो, जो नया वाला फंडामेंटल राइट है वही दिखेगा। ओके, इक्लिप्स में क्या होता है सब चीजें गायब हो जाती है, एक दूसरे के पीछे छुप जाती है। उसी तरह से वो जो पुराना एक्ट है वो नए फंडामेंटल राइट्स के पीछे छुप जाएगा और हमको सिर्फ फंडामेंटल राइट ही दिखेगा, वो एक्ट नहीं दिखेगा। द कंसेप्ट ऑफ वेवर। तो एक केस हुआ था भाष्येश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमीशन केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी इंडिविजुअल जो है तो अपना राइट जो है वो वेव नहीं कर सकता। ओके, फंडामेंटल राइट्स आप वेव नहीं कर सकते क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी ऑब्लिगेशन है, आपके पर्सनल प्रिविलेजेस नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी यानी कि वो सबको दिए जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक पर्सनल एक चीज़ है
जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, तो ये पेन मेरा है, तो इसको अभी मैं जो करूँ वो मैं कर सकता हूँ, कहीं पे फेंक सकता हूँ, किसी को गिफ्ट दे सकता हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं है कि जो मुझे पेन की तरह मिले, ओके। ये एक ब्रॉडर पब्लिक पॉलिसी है, यानी कि सबको मिले हैं। तो अगर मैं दे रहा हूँ इसका मतलब इससे सबसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। यानी कि मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी लंबी सी पाइपलाइन है जिससे आपको पानी मिल रहा है। अब आप चाहते हो कि आप उसके बीच में जो है तो एक छेद करें और वहाँ से पानी निकालें, तो जिसकी वजह से बाकी जितने भी सप्लाई है सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आपको ये राइट नहीं है, भले ही वो आपके घर में है, भले ही वो आपकी पाइपलाइन है, लेकिन फिर भी आप उसमें छेद नहीं कर सकते। सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ वेवर कि भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे। तो ये 3 चीज़ें जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आपको याद रखनी है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है और कंसेप्ट ऑफ वेवर है जो कि अलाउड नहीं है। तो आई होप कि सेवरेबिलिटी, इक्लिप्स और वेवर ये तीनों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली एनालाइज द राइट टू इक्वालिटी, ओके। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेके 18 तक विथ रेफरेंस टू रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रिजर्वेशन एंड एक्सेप्शंस। यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी है उसमें क्या क्लासिफिकेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में क्या बात है और क्या एक्सेप्शंस दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी को, इन सबको हमको ये करना है। और नीचे एक क्वेश्चन भी लिखा है कि कैन यू जस्टिफाई रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली। क्या रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली जस्टिफाइड है, क्योंकि ऑन द वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, नो प्रिविलेजेस टू एनीबॉडी ऑन एनी बेसिस, और हम कास्ट के बेसिस पे कुछ लोगों को प्रिविलेजेस भी दे रहे हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ये एक सवाल है। तो चलिए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या बोलता है, हमारे आर्टिकल्स इस बारे में क्या बोलते हैं। सो आर्टिकल 14, सबसे पहला आर्टिकल, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कोर्ट ऑफ लॉ के सामने सारे लोग इक्वल है, चाहे आप कितने ही अमीर हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, चाहे आप एजुकेटेड हो, चाहे आप अनएजुकेटेड हो, आप कोर्ट में इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। यानी कि सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम और सेम रिवॉर्ड फॉर द सेम डीड। तो जो आप करेंगे उसका रिवॉर्ड आपको सेम मिलेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड क्या है ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि जितना प्रोटेक्शन लॉ का एक किसी बड़े इंसान को मिल रहा है उतना ही प्रोटेक्शन ऑफ लॉ किसी भी नॉर्मल इंसान को मिल जाएगा। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, ये बोलता है आर्टिकल 14। देन आता है आर्टिकल 15 जो कि डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। यानी कि रिलीजन, कास्ट, क्या बोलेंगे, रेस, सेक्स, बर्थ प्लेस और किसी भी चीज़ पे, किसी भी ग्राउंड पे आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं हो सकता, सिर्फ इसलिए कि आप एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं। तो इस वजह से कोई आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट या कुछ आपको अलग ट्रीटमेंट नहीं देगा। यू विल बी ट्रीटेड ओनली एज इंडियन सिटीजन एंड दैट इज ऑल, ओके। सो ये है आर्टिकल 15। देन आता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। की जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी, ओपन कंपटीशन होगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको जॉब लगेगी। हमको पता है यूपीएससी का फंडा है, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी भी है, तो जो रिजर्वेशन पॉलिसी वाली बात थी वो इस आर्टिकल 16 से है। क्या बोलेंगे हम उसको, कि वो इसके कुछ कुछ अपोजिट में है। कि भाई एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और एक तरफ तो आप प्रिविलेजेस दे रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी तो नेगेटिव है। यहाँ पे हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, लेकिन रिजर्वेशन में तो हम प्रिविलेजेस दे रहे हैं। तो ये क्या बात है, ओके। आर्टिकल तो ये आर्टिकल 16 से वो कॉन्ट्रास्ट करती है रिजर्वेशन पॉलिसी वाली बात। देन आता है आर्टिकल 17, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एंड इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी हम जानते हैं कि इंडियन कास्ट सिस्टम में और इंडियन सोसाइटी में एक बैड प्रिंसिपल था, एक बुरी प्रथा थी जिसको कि अबॉलिश कर दिया गया है। और उसके नीचे है आर्टिकल 18 जो कि मेरे पीछे छुप गया है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो आर्टिकल 18 है, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ओके, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। यानी कि जैसे महाराजा और ये रानी और वो तो जितने भी सारे टाइटल्स है वो सब खत्म हो जाएंगे। अब सिर्फ मिलिट्री, यानी कि मेजर, जनरल, कमांडर, चीफ चीफ कमांडर और क्या क्या होता है भाई, फील्ड मार्शल, ये वाले रहेंगे। और जो एकेडमिक होते हैं यानी कि डॉक्टर, एडवोकेट, लॉयर, ये जितने भी है ये सारे रहेंगे। इसके अलावा जो सोशल टाइटल्स है वो अब आपके पास नहीं रहेंगे, आप अपने नाम के आगे
नहीं लगा सकते। तो ये जो आर्टिकल्स है 14, 15, 16, 17 और 18, 5 ये इम्पोर्टेंट है जिनको हम इक्वालिटी वाले आर्टिकल्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इस स्लाइड में मैं वो चीज़ समझा पाया हूँ। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई। ओके। तो जो आर्टिकल 14 है, ओके, ये क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है, राइट। इसका ओरिजिन था ब्रिटिश ओरिजिन, यानी कि ब्रिटिश जब गवर्नमेंट था तभी ये चीज़ इंडिया में आ गई थी। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। मैंने बोला ना कि इक्वालिटी एक नेगेटिव कंसेप्ट है जहाँ पे हम बोलते हैं कि absence of special privileges, all persons are subject to ordinary law। ओके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिकन ओरिजिन है। इसमें ये होता है, ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉज टू ऑल similarly situated persons like should be treated alike। ओके, like should be treated alike यानी कि जैसे को तैसा ट्रीट करना। ओके, इक्वल्स should be treated equally, unequals should be treated unequally। Aristotle's famous statement we all know that। I hope तुम्हें पता होगा, तुमने कहीं सुना होगा। तो ये है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और डाइसीज रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 embodies रूल ऑफ लॉ एज बेसिक फीचर। ओके, रूल ऑफ लॉ भी इसका एक बेसिक फीचर है। ओके, एक्सेप्शन इंक्लूड्स प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड फॉरेन सर्वेंट्स एंड डिप्लोमेट्स, यानी कि सिर्फ जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, हमारे प्रेसिडेंट है और हमारे जो गवर्नर है, इनके अलावा बाकी सब पे ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये सब लोगों के लिए एक जैसा ही काम करेगा। सब लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, सब लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा और इक्वल मिलेगा। ओके, और इसमें रूल ऑफ लॉ की बात है। देन आता है आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मैंने आपको बताया था। और ये भी बोला था कि प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन इन शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड पब्लिक रिजॉर्ट्स, या जो भी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, आप जा सकते हो, उन सभी जगह पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को प्रिविलेज ज़रूर दिए जा सकते हैं, जैसे वीमेंस हो गई, चिल्ड्रंस हो गई, सोशली बैकवर्ड क्लासेस हो गए। और ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है, जो कि 103rd 103वीं अमेंडमेंट 2019 में जो हुई थी, उसके द्वारा जो प्रिविलेजेस दिए गए हैं वो एक अलग चीज़ है, चूँकि वो ऑल ओवर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है। ओके, तो रिजर्वेशन की पॉलिसी जिसको हम इस तरह से ही डिफेंड करते हैं कि वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए है, ना कि सोसाइटी को पीछे खींचने के लिए। उससे किसी को लॉस नहीं होने वाला, बल्कि जिनका अब तक लॉस हुआ है, जो उस रेस में नहीं आ पा रहे हैं, वो इतने वीक हो गए हैं, तो उनको हम थोड़ा सा बस एम्पावर कर रहे हैं। हम किसी से कुछ छीन नहीं रहे, हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। तो इस बेसिस पे इन चीज़ों को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके, देन आता है हमारा आर्टिकल 16, जो कि है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ओके, आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस, आपको सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस और आपको सारी पब्लिक प्राइवेट सारी जॉब्स के लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे बात आती है रिजर्वेशन की, कि भैया रिजर्वेशन तो प्रिविलेजेस है, तो बैकवर्ड क्लासेस आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। मंडल केस 1992 अपहेल्ड 27% ओबीसी कोटा, यानी कि इसमें ये बात मंडल कमीशन ने भी मान ली थी कि जो इंडियन सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा है, उसको जॉब्स के अंदर, पब्लिक ऑफिसेस के अंदर उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइप के लोग, एक पर्टिकुलर कास्ट रिलीजन के लोग ही उन कुर्सियों पर बैठे हैं, जो कि कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री, हमने ये रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आई ताकि सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके, कंट्री का बेटरमेंट हो सके। इस बेसिस पे ये जो रिजर्वेशन है और ये जो प्रिविलेजेस है, ये क्या बोलेंगे हम उसको, वैलिड है, इसको रेटिफिकेशन मिल जाता है। देन लास्ट पॉइंट, प्रमोशन एस सी एस टी रिजर्वेशन इन प्रमोशन 77th अमेंडमेंट से ये आया था, विथ कंसेक्वेंशियल सीनियोरिटी 85th अमेंडमेंट। ओके, और नीचे एक नोट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रीमिलियर एक्सक्लूजन एंड 50% सीलिंग रूल अप्लाई एज पर सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग। तो ये जो क्रीमिलियर वाली बात है, ये एस सी एस टी कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन है उस पर अप्लाई नहीं होती। ये सिर्फ जो इकोनॉमिक बेसिस पे और जो ओबीसी वाला जो पोर्शन है ना, उसी में ये
अप्लाई होती है, बाकी SC/STs के लिए क्रीमी लेयर का प्रोविज़न अब तक तो एटलीस्ट नहीं है, क्या पता फ्यूचर में वो आ सकता है या नहीं भी आ सकता। तो अभी तक तो एटलीस्ट क्रीमी लेयर SC/STs के लिए नहीं है, बाकी OBC और जो EWS वाला रिजर्वेशन है वहाँ पे क्रीमी लेयर की प्रोविज़न है। और वो इसलिए है कि भाई जो उनमें से ऐसा नहीं है ना कि सारा की सारा एक पर्टिकुलर जो कास्ट है, जैसे SC/ST की कंप्लीट जो पोर्शन है वो सारा डिप्राइव्ड है, इस तरह से OBC जो कंप्लीट OBC है वो डिप्राइव्ड नहीं है। कुछ OBC का पोर्शन है जो हायर क्लास में है, जिनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा खासा है और उनको प्रिविलेजेस की ज़रूरत नहीं है, तो उनको बाहर रखने के लिए क्रीमी लेयर की जो बॉर्डर लाइन है वो एक क्या बोलेंगे हम उसको, एक सेफ्टी वॉल्व बिठाया गया है, एक जैसे छन्नी कोई होती है कि जिससे कि अलग हो सके, चीज़ों को सेपरेट करने वाली वो एक क्रीमी लेयर होती है। ओके, सो ये हो गया आर्टिकल 16। देन आता है आर्टिकल 17 एंड 18 अनटचेबिलिटी वाली बात। वी नो अनटचेबिलिटी और उसको हटाया गया है, उसको अबोलिश किया गया है। आर्टिकल 18 जो टाइटल्स थे जैसे महाराजा वगैरह ये सब कुछ बैन कर दिए गए हैं। नेशनल अवार्ड, भारत रत्न आर नॉट टाइटल बट मेरिट। ओके, तो ये नेशनल अवार्ड में जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब चीज़ है, तो ये अवार्ड है, ये कोई टाइटल नहीं है, तो इसके लिए आप ये लिखे जा सकते हैं ना, नाम के आगे आप इसको लगा सकते हैं, जो कि बालाजी राघवन केस 1995 में 1995 में एक केस आया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ये रूलिंग है। बाकी जो एकेडमिक जो टाइटल्स हैं वो आप लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर, एडवोकेट एंड सो ऑन। तो ये था आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। तो सारे कुछ आर्टिकल जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो आपने डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक भी अगर आप अहद अकेडमी के साथ जुड़े नहीं हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब करके अहद अकेडमी के साथ जुड़ जाइए ताकि एवरीडे अपलोड होने वाला लेक्चर अब तक पहुंच सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Article 21 has evolved into widest source of rights discussed along with freedom under Article 19 to 22, यानी कि जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक इस बीच में जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम्स हमको दिए गए हैं, जो लिबर्टीज हमको दी गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। और लिंक लिबर्टी विथ रेस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस और लिबर्टी का जो बीच में जो लिंक है, जो पुल है, उसको भी डिस्कस करने के लिए बोला गया है। तो देखिए आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है। आपको 6 टाइप के फ्रीडम यहाँ पे मिलते हैं। एक्सप्रेशन, प्रेस, राइट टू टेलीकास्ट। ओके, आपको अपने थॉट एक्सप्रेस करने का, आपको सोचने का, आपको प्रेस करने का यानी कि लिखने का, उसको छापने का और टेलीकास्ट करने का राइट है। पीस असेंबली आपको का राइट है कि पीसफुल आप असेंबली बना सकते हैं विदाउट आर्म्स, पब्लिक लैंड पे आप बना सकते हैं अनटिल एंड अनलेस यू आर डूइंग वायलेंस और यू आर विद आर्म्स। ओके, एसोसिएशन बनाने का आपको राइट है, यूनियंस बनाने का राइट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का भी अब आपको फंडामेंटल राइट है 97th अमेंडमेंट से, याद रखना। मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। ओके, इंडिया के अंदर आप बिना किसी कागज के, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी रुकावट के, अनटिल एंड अनलेस आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पूरे इंडिया में घूम सकते हैं, इंटरनल इंडिया के अंदर। रेसिडेंस आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में आप घर बना सकते हैं, आप वहाँ जाके रह सकते हैं, आप वहाँ जाके बस सकते हैं। एंड प्रोफेशन, अब आपको कास्ट सिस्टम की तरह आप जिस घर में बॉर्न होते हो उसी के अकॉर्डिंग काम नहीं करना पड़ेगा। आपके पास आपका राइट है कि आप जिस टाइप का चाहे उस टाइप का प्रोफेशन आप अपना सकते हैं, उस टाइप का प्रोफेशन आप कर सकते हैं और ये करते हुए आपको कोई रोकेगा नहीं, रोक नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप जाएंगे कोर्ट में और कोर्ट करेंगे उनको पनिश। तो ये वाली बात है। तो ये वाले 6 फ्रीडम जो है आपको आर्टिकल 19 के अंदर मिल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीपीटी में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। फुट नोट लिखा है भैया, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड्स लाइक सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी। तो ये जो 6 टाइप के फ्रीडम है ना, ये आपको ऐसे नहीं है कि अनलिमिटेड दिए गए हैं, इस पे कुछ लिमिटेड है और इसको बोला गया है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल क्या है, पहले भी बोला था, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा जिसके बीच में सुप्रीम कोर्ट और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी आएगा। तो इन सबको मिला करके जो बचेगा वो होगा रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो सोवरेनिटी के नाम पे, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे और मोरालिटी के नाम पे पार्लियामेंट इसके बीच में अपनी नाक घुसा सकती है, कोई कानून लेके आ सकती है और आपके फंडामेंटल राइट और राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 है उसको आपकी कॉलर से पकड़ के खींच सकती है और आप कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो इसको बोलेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है भैया। ओके,
देन आता है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। तो जो आर्टिकल 19 में आपको राइट्स दिए गए हैं उनका प्रोटेक्शन के लिए ये वाला आर्टिकल बनाया गया है, जिसमें आपको 3 गारंटीज दी जाती है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन पनिश्ड फॉर एन एक्ट दैट वाजंट एन ऑफेंस व्हेन कमिटेड, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑफेंस नहीं माना जाता, उसके लिए बाद में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ओके, अभी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट मिलेंगी, राइट। यानी कि कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसा लॉ है जो कि बाद में बन रहा है कि ऐसा ये करना अब बन है, तो आप तो पहले कर चुके थे लेकिन तब तो वो गुनाह नहीं था, तो अब आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं मिलेंगी। जितनी पनिशमेंट जिन चीज़ों के लिए अभी बोला जाता है उसी के लिए आपको पनिशमेंट मिलेंगी। देन नो डबल जेओपार्डी। नो डबल जेओपार्डी का मतलब ये होता है कि एक क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, एक क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट आपको नहीं मिलेंगी। ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक बार चोरी की, अब आपको उस चोरी के लिए पनिशमेंट मिल गई, तो अब अगली बार उस चोरी के लिए आप पे केस नहीं किया जा सकता, अब उस चोरी के लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो पर्सन कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि पुलिस या फिर कोई भी अथॉरिटी आप पे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती करके अपने आप के अगेंस्ट आपको विटनेस नहीं बना सकती, आपसे आपकी जो कबूली है वो नहीं ले सकती कि हाँ आप कमिट करें कि आपने ये जो क्राइम है ये किया है, क्योंकि कोर्ट, अगर आप कोर्ट में जाके कमिट करेंगे तो कोर्ट उसको मान लेगा। लेकिन अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती का आप कोर्ट को ये बोल दो कि हाँ, ये लोगों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, तब तो जो विटनेस आपने जो दी है, आपने जो गवाही दी है वो कैंसल हो जाएँगी, कोर्ट उसको नहीं मानता। तो ये 3 चीज़ें हैं कि आपको, तो ये 3 कोर गारंटीज़ आपको मिलती है, ये प्रोटेक्शन आपको आर्टिकल 20 देता है, ओके? जिससे कि आपकी फंडामेंटल राइट्स सेफ रह सके, उनका वायलेशन ना हो। अब आर्टिकल 21 एंड 21 ए जो कि है आपकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी एक्सपेक्टेड बाय प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मेनका गांधी केस, फेमस केस हुआ था 1978 में, जिसने ड्यू प्रोसेस, ओके, फेयर, जस्ट, रीजनेबल की बात की थी कि जो कोर्ट जो प्रोसेस फॉलो करेंगी, पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, लॉज जो भी फॉलो होंगे वो ड्यू प्रोसेस होने चाहिए, जो कि लॉ के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। तो आपसे आपकी जो लाइफ है, जो आपकी लिबर्टी है, या जो राइट टू लाइफ है, वो तभी डिप्राइव किया जा सकता है, वो आपसे तभी छीना जा सकता है जब जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो आपसे छीन रहा है वो प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ओके, वो प्रोसेस जो लॉ ने बनाई है, यानी कि लॉ अगर उसको एम्पावर कर रहा है, लॉ अगर अलाउ कर रहा है, तभी जाकर आपकी आपसे आपकी जो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, वो छीनी जा सकती है, आपको उससे डिप्राइव किया जा सकता है। अदरवाइज इसके अलावा किसी भी ग्राउंड पे ऐसा नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 21 ए एजुकेशन वाला है, जो कि हमने 86 अमेंडमेंट करके 2002 में ये लाया गया था कि भैया 6 से 14 साल के बच्चों को सबको कंपल्सरीली एजुकेशन देना है, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है और जो बच्चों का फंडामेंटल राइट भी है। ओके, तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड 21 ए। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ लिबर्टी except by procedure established by law। मेनका गांधी केस 1978 इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस फेयर, जस्ट, रीजनेबल, इन सब तरीकों से ही आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी आपसे छीनी जा सकती है, अदरवाइज ऐसा नहीं किया जा सकता। देन आता है आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि आपकी जो फ्रीडम है, आपको जो बाहर घूमने फिरने का पूरे इंडिया में जो फ्रीडम दिया गया है आर्टिकल 19 में, उसको उसके ऊपर ये एक रिस्ट्रिक्शंस ना आए, इसलिए आपको ये आर्टिकल 22 में राइट दिया गया है कि प्यूनिटिव डिटेंशन जो होता है कि आफ्टर ट्रायल कन्विक्शन राइट इंक्लूडेड इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स कंसल्ट लॉयर प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, यानी कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको पहले उसका ट्रायल करना पड़ेगा और इसी बीच आपको कुछ राइट्स दिए जाएंगे। राइट्स क्या क्या होंगे कि आपको पता हो कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया जा रहा है, आप अपने लॉयर से कंसल्ट कर सकते हैं, दो दो नंबर।
3 नंबर 24 आवर्स के अंदर आपको कोर्ट में लेके जाना पड़ेगा, कोर्ट में आपकी हाज़िरी होगी एंड देन ओनली आपको डिटेन किया जा सकता है, अदरवाइज़ आपको डिटेन नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर एक वेरी फेमस मूवी है जय भीम करके, जिसमें कि सिर्फ़ इस वाले प्रोविज़न से लेके जो कि एक रीट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया, तब जो पुलिस है या जिसने भी आपको अरेस्ट किया है, उन पे गवर्नमेंट और जो कोर्ट है, वो एक्शन लेगा, उनके अगेंस्ट में केस चलेगा। तो ये चीज़ होती है, ये आपको आपके राइट्स है, ओके? कि डिटेंशन के अगेंस्ट। देन प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल सस्पेंशन, ओके? मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स तक आपको ऐसा रखा जा सकता है अनलेस एडवाइजरी बोर्ड एक्सटेंड्स, यानी कि जो एडवाइजरी बोर्ड है उन्होंने अगर एक्सटेंड किया तो ठीक है, वरना 3 महीने से पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स इज रिक्वायर्ड, ओके, एक्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये एक चीज़ है। देन इसके नीचे फुट नोट लिखा हुआ है कि इंडिया इज यूनिकली नोटेड फॉर हैविंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ओके, प्रिवेंट करने के लिए हम जानते हैं कि जैसे कुछ इवेंट होने वाला है, कुछ पब्लिक इवेंट है, तो उस टाइम पे कुछ लोगों को पुलिस इसलिए अरेस्ट कर लेती है कि जिससे सोसाइटी को डेंजर हो सकता है, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको ये वाले राइट्स जो प्यूनिटिव डिटेंशन से उसमें मिले, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलते, क्योंकि वो प्रिवेंटिव होता है जिसके लिए आपको सजा नहीं होती, सिर्फ आपसे सोसाइटी को कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो किया जाता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। देन आते हैं हमारे आर्टिकल 23 जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, बेगरी को, जो फोर्स्ड लेबर है उसको और अ, उसको प्रोहिबिट करती है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि कुछ कंपल्सरी सर्विसेज है जो कि पब्लिक सेफ्टी के लिए होती है, जैसे मिलिट्री हो गई या कुछ और सोशल सर्विसेज हो गई जो कि इस कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। तो वहाँ पे अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि कोई मिलिट्री का पर्सन कोर्ट में नहीं जा सकता कि देखो मुझे तो छुट्टी नहीं मिल रही, क्योंकि भैया तुम अगर छुट्टी पे चले गए तो तुम्हारी जगह पे जो कंट्री की क्या बोलेंगे हम उसको, डिफेंस करनी है, रक्षा करनी है, वो उस वाले वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा देश के लिए, वो बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए आप वहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये कुछ एक्सेप्शंस रखा गया है, बाकी आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। देन आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट, जो 14 ईयर्स 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनका एम्प्लॉयमेंट तो कम्प्लीटली बंद है, आप उनको काम पे नहीं रख सकते। और स्पेशली फैक्ट्रीज में, माइंस में और जो भी हजार्डस एक्टिविटीज होती है जहाँ से जान का खतरा होता है, जहाँ पे कुछ डेंजर होता है, तो इन जगह पे आप बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते। दैट इज आर्टिकल 24। देन लीगल एक्ट्स, मिनिमम वेजेस डिसाइड किए गए हैं जो कि 1948 का एक्ट है। बाउंडेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 1920, सॉरी 2016 2016। तो ये 3 एक्ट है, ये भी याद रखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट, बाउंडेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट एंड चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट। तो इतने एक्ट है जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में जो हमारे काम से रिलेटेड और हमारे सैलरी से रिलेटेड चीज़ें इन आर्टिकल्स के अंदर बोली गई है। देन आते हैं हमारे रिलीजियस फ्रीडम्स, ओके, जिसमें कि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जहाँ पे हमारे देश का कोई भी रिलीजन नहीं है, बल्कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है, सभी रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट किया जाता है और किसी को भी कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये 3-4 आर्टिकल्स है। जो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको कॉन्शियस का, प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का और प्रोपोगेट करने का राइट है, यानी कि आप किसी भी रिलीजन में मान सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप उसको फैला सकते हैं, यानी कि आप दूसरे लोगों तक अपना रिलीजन पहुंचा सकते हैं, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये बोलता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26, रिलीजियस डिनोमिनेशंस कैन मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि जो रिलीजियस अथॉरिटीज है, जो रिलीजियस बॉडीज है जिनको कि उन रिलीजन के लोग मानते हैं, रेटिफाई करते हैं, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपने अफेयर्स मैनेज कर सके अनटिल अनलेस कि वो देश के लिए खतरा नहीं है, ओके। देश के लिए अगर कुछ भी खतरा है और अगर पार्लियामेंट को लग रहा है कि आप देश के लिए, सोसाइटी के लिए डेंजर हो, तो वो बीच में नाक डालेंगे, वो कानून लाएंगे, वो तुम्हारे राइट छीनेंगे भाई, सिंपल सी बात है। पार्लियामेंट के पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उतने राइट्स दे रखे हैं। आर्टिकल 27, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, ओके।
आर्टिकल 27 ये बोलता है कि आप पे आपका रिलीजन कंपल्सरी टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे गवर्नमेंट आप पे लगा सकती है, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो इनकम टैक्स आपके घर पे आएगा, आपके घर पे ईडी आएंगी। अगर आपके घर पे इतना पैसा है जिसका आपने टैक्स नहीं दिया है तो वो उसको उठा करके ले जाएंगे। इस तरह से रिलीजियस बॉडीज आपके घर पे रेड नहीं कर सकती, आपको उसके लिए पनिशमेंट नहीं होगी। ओके। और गवर्नमेंट भी किसी स्पेसिफिक रिलीजन के क्या बोलेंगे उसको, प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन के लिए आप पे टैक्स नहीं लगा सकती, गवर्नमेंट उसके लिए पैसा नहीं देंगी। एंड आर्टिकल 28 रिस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन। ओके, यानी कि जो स्टेट जिन इंस्टीट्यूशन को पैसा दे रहा है वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे, वहाँ पे किसी भी रिलीजन के बारे में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, रिलीजन की बातें नहीं बताई जाएंगी। ओके, जिनको स्टेट फंड कर रहा है, जो कि स्टेट के पैसों से चल रहे हैं। हाँ, कुछ इसमें एक्सेप्शंस है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन जनरल में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेक्युलर कंट्री है, सारे रिलीजन इक्वल है, सबको इक्वल रेस्ट्रिक्शंस है, तो स्टेट किसी एक को प्रमोट नहीं करेगा और एक टाइम पे सारे रिलीजन प्रमोट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बेटर है कि भाई आप किसी को मत करो। दैट इज 28, आर्टिकल 28। तो आई होप कि ये चारों आर्टिकल मैं आपको समझा पाया हूँ। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। 25 में सिंपल है कि भाई आपको इजाज़त है कि जो करना है करो, जो मानना है मानो, जो प्रैक्टिस करनी है करो, जो प्रोफेस करना है करो, जो प्रोवाइड करना है करो। आर्टिकल 26 ये सब करने के लिए जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा आप चलाओ। आर्टिकल 27 ये एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आपको पैसा लगेगा, जो कि आप कंपल्सरी नहीं कर सकते। और फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, गवर्नमेंट ऐसा पैसा नहीं देगी। और आर्टिकल 28 आप स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस में इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, रिलीजन की किसी भी रिलीजन के नहीं दे सकते। ओके, तो ये 4 आर्टिकल्स। देन आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये दो है 29 और 30। अब देखो आर्टिकल 29 माइनॉरिटी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, यानी कि जिनकी अलग भाषा है, अलग स्क्रिप्ट है, इनकी लिखावट अलग है, कल्चर अलग है, उनको ये राइट है कि वो उसको कंजर्व करे, वो उसको बचाए। ओके, इसमें माइनॉरिटी मेजोरिटी कोई भी हो सकता है, जिन लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट, अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर है, जिनको बचाना है तो भैया तुम बचाओ, तुम अपने इंस्टीट्यूशन बनाओ, गवर्नमेंट को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। गवर्नमेंट पार्लियामेंट अपनी नाक इसके बीच में नहीं डालेंगी, सरकार की कोई भी एजेंसी आपके घर पे नहीं आएंगी। Then Article 30 educational institutions, religious linguistic minorities have the right to establish administrator educational institutes of their choice. State cannot discriminate in granting aids। तो जितने भी minorities और linguistic जो minorities है वो अगर अपने institutions बना रही है तो गवर्नमेंट सबको एक जैसे फंड्स देगा। एक स्पेसिफिक रिलीजन के इंस्टीट्यूशन के लिए ज़्यादा फंड्स, दूसरे के लिए कम फंड्स, एक लैंग्वेज के लिए ज़्यादा फंड, दूसरे के लिए कम फंड, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ और एक्सेप्शंस लगा के, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा के पार्लियामेंट वैसा कर सकती है, लेकिन रीजनेबल अगर नहीं है तो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। खैर रीजनेबल क्या है ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और क्या क्या है ये भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, कब करना है पार्लियामेंट ही डिसाइड करेंगे। तो भैया अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही डिसाइड करेंगी, पार्लियामेंट इज ऑल पावरफुल। नॉट ऑल पावरफुल, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू है, बेसिक स्ट्रक्चर है, तो भैया कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर है तो वो वैलिड है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है तो वो इनवैलिड है। इतनी सिंपल सी बात है, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड लिबर्टी व्हाइल एग्जामिनिंग इन्फोर्समेंट एंड लिमिटेशंस। अब देखो कि फंडामेंटल राइट्स जो माइनॉरिटीज और लिबर्टी है, इन्फोर्समेंट और लिमिटेशंस इसकी क्या क्या है, पता नहीं मैंने कैसे पढ़ा इसको, मैं इंग्लिश में ही पढ़ लेता हूँ। डिस्कस हाउ फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज एंड लिबर्टी, ओके, व्हाइल एग्जामिनिंग इन्फोर्समेंट एंड लिमिटेशंस। ये वाली चीज़ है, बैलेंस राइट वर्सेस रियलिटी। हाँ, ये फुटनोट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आगे हमको रियलिटी को और राइट्स को बैलेंस करने को बोला गया है। ओके, तो ये वाली चीज़ है। चलिए देखते हैं। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला आर्टिकल है, इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट है। An article without which this constitution would be a nullity. It is the very soul of the constitution and very heart of it. Okay, constitutional remedies, right to move to the Supreme Court for enforcement of fundamental rights, यानी कि अगर
आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, दैट इज़ द गारंटी। और ये चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का असूल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स इशू करने की पावर होती है, जो कि आर्टिकल 32 में दी गई है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 और रिट्स बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर सकती, पार्लियामेंट इसको कैंसिल नहीं कर सकता, पार्लियामेंट इसको हटा नहीं सकता, अमेंडमेंट करके 2/3 मेजोरिटी हो तब भी नहीं कर सकते। ओके, तो देखते हैं कि जो मैंने बात की थी आपको कि जो रीट्स होते हैं 5 तरीके के, तो वो कौन से रीट होते हैं। पहला रीट होता है हेबियस कॉर्पस, जो हमने मूवी की बात की थी, जय भीम मूवी, वो इसी रीट पर बना हुआ है, हेबियस कॉर्पस। इसका इंग्लिश में मतलब होता है टू हैव द बॉडी। ये सारे ग्रीक वर्ड्स है, इंग्लिश में यहाँ पे है और उसका मतलब यहाँ पे है। ओके, टू हैव द बॉडी का मतलब ये होता है कि रिलीज द पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। आपको 24 आवर्स के अंदर उसको जज के सामने बिठाना पड़ेगा, आपको ये कोर्ट को बताना पड़ेगा वाई यू हैव अरेस्टेड दिस मैन, इसके ऊपर चार्जेस क्या है, इसके ऊपर एलिगेशंस क्या है, उसको अपनी बात रखने की भी चांस देनी पड़ेगी। दूसरा होता है मैंडामस वी कमांड। इसका मतलब होता है यानी कि पब्लिक ऑफिस में अगर आपकी कहीं कोई फाइल अटकी है, कोई काम अटका है और वो पब्लिक ऑफिसर बिना किसी वैलिड रीजन के आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट उसको बोलेगा कि आप इनका काम करो, क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। तो कोर्ट जो है कमांड कर सकता है, जिसको मैंडामस कह सकते हैं। देन आता है प्रोहिबिशन टू फॉरबिड, यानी कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपने लिमिट से ज़्यादा अपने जुरिडिक्शन के बाहर के केसेस अगर हैंडल कर रहा है, तो जो अपर कोर्ट है वो उनको बोलेगा कि भैया रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते। ओके, दिस इज टू फॉरबिड। देन आता है सर्टियोरिटी, ओके, टू बी सर्टिफाइड। ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट्स ट्रिब्यूनल लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो अपर वाला कोर्ट है वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास मंगा लेगा और अब वो लोग उस पर जो है तो अपनी सुनवाई करेंगे, अपने नए ऑर्डर्स बनाएंगे, अपनी नई चीज़ें होंगी। तो ये होता है सर्टियोरिटी। एंड जो लास्ट वाला रिट है वो है क्यो वारंटो। ओके, क्यो वारंटो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी इंक्वायर इनटू लीगल ऑफ क्लेम ऑफ पब्लिक ऑफिस, यानी कि पब्लिक ऑफिस में अगर आप कोई बैठे, मान लीजिए आप कल आईएएस बन गए, तो आपसे कोई भी आकर ये पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप आईएएस कैसे बने। तब आपको दिखाना पड़ेगा अपना यूपीएससी का मेरिट, अपना यूपीएससी का रिजल्ट, अपना यूपीएससी का सर्टिफिकेट, और जहाँ पे एकेडमी में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप वहाँ पे बैठे हो, तब आपको कोर्ट को प्रूव करना पड़ेगा कि भैया ये एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम हमने पास किया, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा सर्टिफिकेट है, हम गए, हमने ट्रेनिंग ली, ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, इसके बाद हमको ये अपॉइंटमेंट मिला है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो पार्ट रीड्स है आर्टिकल 32 के अंदर, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे आपके फंडामेंटल राइट्स सिक्योर होते हैं। जैसा कि कोई भी जाके आईएएस नहीं बन सकता, आपको बाय प्रोसेस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रोसेस को बाईपास किए तो ये वाला रिट आपके अगेंस्ट लग जाएगा, क्यों वारंट हो, और फिर आपको प्रूफ करते फिरना पड़ेगा, वरना आपकी कुर्सी तो गई और आप भी गए। तो ये वाली चीजें, ये 5 रिट्स है, याद कर लो। देन आता है आर्म फोर्सेस और मार्शल लॉ से रिलेटेड आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34। ओके, आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है, सिर्फ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं, to restrict or abrogate fundamental rights of members of armed forces, police and intelligence agencies, क्योंकि उनसे प्रॉपर सर्विसेज ली जा सके, तो इन लोगों के कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स को निकाला जा सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ के सभी लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है वो गए खड्डे में। जो पार्लियामेंट बोलेगी, जो मिलिट्री करेगी वो सही करेगी, और जो वो करेंगे वो सही करेंगे, यही तो मार्शल लॉ होता है। अब इसके बीच में आपको क्या बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ सुनना है। ओके, ये मार्शल लॉ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 33 उन पर्सन्स के जो कि मिलिट्री में है, जो पुलिस में है, जो कुछ सर्विसेज में, उनके कम होंगे। आर्टिकल 34 जहाँ पे मार्शल लॉ लगेंगे वहाँ पे सबके फंडामेंटल राइट्स गए खड्डे में, दैट इज इट। इतना ही मैं समझा सकता हूँ। देन आता है आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन एंड राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी भैया, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो exclusive authority, parliament alone can make laws to prescribe punishment for offences under part 3। अगर पार्ट 3 के अंदर के जो चीज़ें हैं उसको, उसका वायलेशन हुआ है तो सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाएंगे।
स्टेट जो है अपनी नाक नहीं डालेंगे। स्टेट के पास इतनी लंबी नाक नहीं है जो वहाँ तक डाल सके। सिर्फ पार्लियामेंट की ही नाक इतनी लंबी है कि वो उसमें भैया डालेगा, उसके अलावा कोई नहीं। इंश्योर्स क्यों? क्योंकि वो एक ही नाक सब जगह जाएगी भैया। ये नहीं होगा क्योंकि स्टेट का क्या है कि सबकी अलग-अलग है, तो सब लोग का अलग-अलग अपने-अपने तरीके से चलेगा, तो ऐसे नहीं होगा। एक ही चीज़ से, एक ही लाठी से सबको मार पड़ेगी। इसलिए पार्लियामेंट को दिया गया कि सेम लाठी सब पे पड़ेगी भैया, सबको इक्वल पेन होना चाहिए। ओके। देन राइट टू प्रॉपर्टी जो आपका फंडामेंटल राइट्स था, उसको 44th अमेंडमेंट 1978 में वहां से निकाल करके 300 ए बना दिया गया है। अब वो आपका फंडामेंटल राइट है, यानी कि आप रोते रोते गवर्नमेंट के पास, रोते रोते कोर्ट में नहीं जा सकते कि हाँ देखो आपने तो मुझे राइट टू प्रॉपर्टी दिया था, लेकिन प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, तो अब आप प्रॉपर्टी दो, तो आप कोर्ट से प्रॉपर्टी नहीं मांग सकते। अब यानी कि 1978 से पहले आप मांग सकते थे, लेकिन अब आप नहीं मांग सकते क्योंकि वो आपका लीगल राइट है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। लीगल राइट मतलब कि अगर आपके पास है तो कोर्ट लॉ उसका प्रोटेक्शन करेगा, नहीं है तो भैया कमाओ जाके। ओके, हम आपको नहीं देंगे। दैट इज व्हाट आर्टिकल 35 से, आई होप कि मैं आपको आर्टिकल 35 समझा पाया हूँ। आई होप सो। अगर नहीं समझा पाया हूँ तो बता दो, देखते हैं। आर्टिकल 31 ए, आर्टिकल 31 बी, आर्टिकल 31 सी, तो ये सब क्लॉजेज है इसलिए इनको बाद में रखा है। आर्टिकल 31 ए क्या बोलता है? सेव्स 5 categories of legislative action such as acquisition of states from being challenged under article 14 and 19। तो अगर डीपीएसपीज को अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट आपसे आपकी प्रॉपर्टीज ले रही है, तो आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर नहीं रो सकते। आर्टिकल 31 बी 9th शेड्यूल था। अभी अगेन एक चीज थी 9th शेड्यूल, जिसमें गवर्नमेंट ने इसको इसलिए बनाया गया था कि अगर गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएंगी और उसको 9th शेड्यूल में रखेंगी तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ओके, कॉन्स्टिट्यूट जो सुप्रीम कोर्ट है देश का, वो वहाँ पे आके अपनी नाक नहीं डालेगा, इसलिए 9th शेड्यूल बनाई गई थी, लेकिन इसको बाद में हटा दिया गया। ओके, बेसिक सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए हर एक कानून को रिव्यू करेंगे और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो पढ़ लेता हूँ एक बार। कीप्स इंक्लूडेड लॉर्ड्स इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, जो मैंने आपको समझाया। पोस्ट 1973 लॉज आर स्टिल ओपन टू बेसिक स्ट्रक्चर चैलेंज। तो 1973 के पहले तो जो कानून बने थे वो तो बन गए, लेकिन उसके बाद के जो कानून है वो सब जुडिशियल रिव्यू हो गए। यानी कि आप 99 शेड्यूल में डालो, आप उसको 10 शेड्यूल में डालो, उसको किसी भी शेड्यूल में डालो, सुप्रीम कोर्ट की नाक इतनी लंबी है कि वो उसमें डालेंगे। आर्टिकल 31 सी, सेविंग डीपीएसपीज बेस्ड लॉज, लॉज इम्प्लीमेंटिंग सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तब जाके मैंने बोला ना कि आप आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अंदर रो नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट किसी काम के लिए आपसे आपकी प्रॉपर्टी मांगे तो आपको वो देनी पड़ सकती है। वेयर आर्टिकल 31 सी कम्स, आर्टिकल 14 गोज आउट, यानी कि अगर आर्टिकल 31 सी आया है तो आर्टिकल 14 जो है तो वो चला जाएगा, वो कैंसल हो जाएगा। ओके, जिसके लिए आप रोते रोते कोर्ट में नहीं जा सकते, और अगर आप गए भी तो कोर्ट आपको यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 31 सी कम्स, आर्टिकल 14 गोज आउट। तो ये भी चीजें हैं। देन आता है आई.आर. कोहलो केस 2007 में जो हुआ था 9th शेड्यूल से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या की रूलिंग्स थी इसके अंदर, उन्होंने कुछ पैरामीटर्स 9th शेड्यूल से रिलेटेड सेट किए थे कि लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल प्रायर टू अप्रैल 1973 आर वैलिड। 1973 के पहले तो जो कानून बने हैं वो तो भैया है वैलिड, अब उस पर कोई रिव्यू नहीं होगा, वो जैसे कि तैसे लागू रहेंगे। लॉज प्लेस्ड ऑन और आफ्टर द डेट, उन पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा, यानी कि 73 के बाद के अगर कुछ कानून है तो भैया हम उसमें हाथ डालेंगे, उसको उठा के फेंकेंगे अगर वो तुम्हारे राइट्स को कर्टेन कर रहे हैं तो। टेस्ट फॉर वैलिडिटी वेदर द लॉ वायलेट्स द कोर फंडामेंटल राइट्स दैट फ्रॉम द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये टेस्ट होगा 73 के बाद, 73 के पहले वाले लॉज के लिए नहीं। तो यही कुछ की रूलिंग्स है जो इस केस से सामने आई थी, और इस केस की केस स्टडी अगर चाहिए, केस के बारे में डिटेल समझना है तो इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। इफ यू डोंट नो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उस पर भी बात करेंगे। और इससे पहले केशवानंद भारती केस,
और मेनका गांधी केस और जितने सारे केसेस हैं उन पे हम फिर कभी बात करेंगे अलग-अलग लेक्चर्स में, जिनके लिए हम स्पेशल लेक्चर्स बनाएँगे। तो अब हम अपने लेक्चर्स के एंड की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा स्लाइड का टाइटल है क्रिटिकली एनालिसिस ऑफ पार्ट 3। तो पहला एनालिसिस है एक्सेसिव लिमिटेशन। ओके, राइट्स आर ग्रांटेड ऑन वन हैंड टेकन विद अदर, यानी कि एक हाथ से दिया, एक हाथ से लिया। ये बोल के कि जैसे एक इसके सेकंड चीज देखिए, वेग फ्रेजेस पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के नाम पे आपसे आपके राइट छीने जा सकते हैं। लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये डिफेंड नहीं किया गया है, ये डिफाइन नहीं किया गया है, ये बताया नहीं गया। तो जो लॉयर्स है, जो जजेस है, उनको जो सही लगेगा वो तो हो जाएगा, जो पार्लियामेंट बोलेगी हाँ यही तो है पब्लिक इंटरेस्ट, तो वही होगा पब्लिक इंटरेस्ट भैया। तो ये वेग टर्म्स है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे छीनती है। देन आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निगेट्स इंडिविजुअल लिबर्टी एंड स्टेप ऑफ, यानी कि सिर्फ इसलिए कि पुलिस वालों को ऐसा लग रहा है कि आपसे खतरा हो सकता है, अभी तक है नहीं, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपसे खतरा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे खतरा होगा, तो आपको डिटेन वो कर लेंगे, ऐसा वो कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। देन आता है मिसिंग सोशल राइट्स। राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी, ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये सिर्फ डीपीएसपी में बोला गया है कि गवर्नमेंट ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको काम मिले, लेकिन आपको फंडामेंटल राइट नहीं किया है। नो परमानेंसी, पार्लियामेंट कब भी चाहे तब जाके इसको कर्टेन कर सकती है अमेंडमेंट करके, हालांकि उस पर बेसिक स्ट्रक्चर का और जुडिशियल रिव्यू का सेफ्टी वॉल है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पावर तो है। ओके, देन आता है एक्सपेंसिव रेमेडीज, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कट हो रहे हैं और आप गरीब हैं, तो आप दिल्ली जाके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो रेमेडीज दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भैया तुमने दिए तो है लेकिन इसमें ये ऐसे सारी प्रॉब्लम्स है जो कि तुमको स्लाइड पे दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे मैं तुमको एक कंप्लीट स्लाइड्स दे दूंगा। सिग्निफिकेंस एंड अदर राइट्स, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बेडरॉक फॉर डेमोक्रेसी, प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी, स्ट्रेंथन सेक्युलरिज्म, चेक्स आर्बिट्ररी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जहाँ पे आपको जो माइनॉरिटीज है उनको पावर मिलती है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सेक्युलरिज्म स्ट्रेंथन हो सकता है, देखा हमने आर्टिकल्स, कितने सारे आर्टिकल्स है एजुकेशन से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, है ना, 29, 30, 31, राइट, वो सारे आर्टिकल्स 28, 27। देन कुछ राइट्स है जो इन पास पार्ट 3 से जो बाहर है, जैसे कि आर्टिकल 265, नो टैक्स विदाउट लॉ, यानी कि गवर्नमेंट बिना कानून के, बिना प्रॉपर प्रोसीजर के कोई भी टैक्स आप पे नहीं लगा सकती। आर्टिकल 300 ए, राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट है। आर्टिकल 301, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आपको ट्रेड करने का फ्रीडम है, आप जो चाहे वो ट्रेड कर सकते हैं, आप जिसका चाहे उसका बिजनेस कर सकते हैं। देन आर्टिकल 326, अडल्ट सफरेज। Then fundamental rights aim to establish a government of law and not ऑफ मैन। गवर्नमेंट किसकी बनेगी, लॉ की बनेगी, ना कि लोगों की, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये पॉसिबल होता है क्योंकि पार्ट 3 है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, तो ये सब मिला करके ये इंश्योर करते हैं कि गवर्नमेंट विल बी ऑफ लॉ एंड नॉट विल बी ऑफ पीपल, जिसमें हमने देखा कि ड्यू प्रोसेस वाले लॉ के चीज़ें हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ वाली चीज़ें है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाली चीज़ें, और कितने सारे प्रोटेक्शन, कितने सारे राइट्स आपको दिए गए हैं ताकि जो आपकी गवर्नमेंट है वो कंट्रोल में रह सके और जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रेंथन हो सके। इन्फोर्समेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारा लेक्चर था, जिसके रेफरेंसेस है इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इतना इतना था इंटरप्रिटेशन, इतना था इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जो कि मुझे लगा कि आपको समझाना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कोई चीज़ जो कि हो सकता है मुझसे छूट गई हो या फिर आपको समझ में नहीं आई हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, हम उस पर भी बात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको मैं वो अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।